ऑडियंस जो है, हम जो देख रहे हैं आप लोग, आपके दिमाग में तो ये होगा कि हमें पता है क्या गलत है और क्या सही है। ज़िंदगी के हसीन मोड़ों पे हम ये डिसाइड करना कि क्या गलत है और क्या सही है, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। हाँ, ये तो होता ही है। वो एक पत्थर के ऊपर बैठ के 12 साल तक तपस्या करते रहे। न्याय तो ये कहता है कि 12 साल तक आपने एक पत्थर के ऊपर बैठ के तपस्या किया, तो अब अगले 12 साल ये पत्थर आपके ऊपर रहेगा। हाँ, न्याय तो ये कहता है, राइट, कि ये दुनिया की सबसे अच्छी बांसुरी है। इससे अच्छा बांसुरी आज तक बना ही नहीं। तो ये किसके हाथ में जाना चाहिए? जो सबसे अच्छा बजाता है। जो सरकारें हैं उनका धर्म है लोगों की खुशी और अच्छे सिटीजन बनाना, अच्छी नागरिक बनाना, ये सरकार का धर्म है। कोई भी सरकार अगर वार्तालाप पे रोक लगाती है तो अन्याय है। एरिस्टोटल का मानना यही था। सिगरेट पीना लोगों के सेहत के लिए हानिकारक है, तो सिगरेट पे टैक्स बढ़ा दो तो कम लोग सिगरेट पिएंगे। तो एक कंपनी है फिलिप मॉरिस, जो सिगरेट का दुनिया भर में बहुत बड़ी कंपनी है, और उनका रिसर्च से उन्होंने ये बोला कि क्योंकि देश के लिए ये होना चाहिए कि आप सिगरेट पे टैक्स घटाए। अब इंटरनेट पे जाके देख लो, हिंदुस्तान के ही लोग कौन सा ज्यादा देखते हैं, पोर्नोग्राफी या? ऑब्वियसली पोर्नोग्राफी। हाँ, रियलिटी तो यही है। तो ज्यादातर लोगों के लिए जो अच्छा है वही अगर अच्छा होता तो पोर्नोग्राफी को ऊपर रखना चाहिए था ना। इमैनुअल कंट आके पूरे दुनिया की सोच बदल दी। जो व्यक्तिगत अधिकार की बात है वो यहाँ से आती है कि हर एक इंसान में ये क्षमता है। मतलब एक मोरालिटी का एक पॉइंट इंसान के अंदर है, इसको यूज करना है। इसको वो कहते हैं कैटेगरिकल इंपेरेटिव। इमैनुअल कांट का आइडिया अगर सोचे तो इट इज लाइक कि सब कुछ जो पैरामीटर्स मुझे रोक सकता है एक सही के लिए खड़े होने के अगेंस्ट में, मैं वो सब पैरामीटर क्रॉस करके सिर्फ सही के लिए खड़ा हूं। हेलो एंड वेलकम टू बकर बोंग, जहां दो बोंग मिलके करते हैं बातें वेरियस चीज़ों को लेके। अभी तक हिस्ट्री के बारे में हमने बात किया है, हमने डोपामिन के बारे में बात किया है, हमने ह्यूमन काइंड बोल के एक बुक लेके बात किया है। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए सही गलत बचपन से लेके हम जब बड़े होते हैं तो माँ बाप से लेके समाज के हर एक मोड़ पे आके हमें ये तो बता ही जाता है कि कौन सा चीज़ सही है कौन सा गलत है। हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के टीचर भी बोलते हैं, हर कोई ये ज्ञान तो देता ही रहता है। सो आज हमें लगा कि हम ऐसा चीज़ को लेकर बात करते हैं। मेरे साथ है प्रेमाशीष मुखर्जी। तो आज का जो बुक रेफरेंस है वो पहले हम बता देते हैं। बोलिए कि बुक रेफरेंस कौन सा है हमारा? बुक है जस्टिस बोल के, माइकल सैंडल का, जिनका जो हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, और उनका एक कोर्स पूरा जो मटेरियल है उसका यूट्यूब में 12 वीडियो या 13 वीडियो का एक पूरा कोर्स भी है। Correct. उसके बाद उसको और डिटेल करते हुए उन्होंने वो किताब लिखी है। फिर मैंने भी और दूसरे चीज़ों का देख के, दूसरे बुक्स पढ़ के एक आइडिया बनाने की कोशिश किया कि ये जो गलत और सही का जो एक मापदंड है ये आया कहाँ से, और क्या गलत है और क्या सही है। ऑडियंस जो है, हम जो देख रहे हैं आप लोग, आपके दिमाग में तो ये होगा कि हमें पता है क्या गलत है और क्या सही है। हाँ, सबको लगता है कि हमें पता है क्या गलत है सही है। माँ बाप ने बताया, समाज ने बताया, आजकल तो राजनीतिक नेता भी बता रहे हैं क्या गलत है और क्या सही है। करेक्ट। तो हम एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। आपको अगर पता है इसका सही और गलत तो आप ये प्रॉब्लम सुनने के बाद बंद कर सकते हैं वीडियो, इसमें नया कुछ नहीं आएगा। अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम थोड़ा कठिन है, इसका गलत सही हम चुन नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिएगा, इसको ट्रॉली प्रॉब्लम बोलते हैं। हाँ। ट्रॉली प्रॉब्लम क्या है कि फर्ज करें कि आप ड्राइव कर रहे हैं, एक ट्रॉली में कुछ दूसरे चीज़ के हवाले में हुआ था पर वो रिलेटेबल नहीं है इंडिया के हिसाब से। आप एक रास्ते में, सुनसान रास्ते में, पहाड़ के रास्ते में आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है।
और आप देखते हैं कि एक रास्ता है जहाँ पे दिख रहा है कि आपका ब्रेक फेल हो चुका है। चलाते चलाते हमने बहुत सारे हिंदी फिल्मों में देखा ब्रेक फेल हो जाता है, और ब्रेक फेल हो गया, गाड़ी नीचे जा रही है। आप सामने देखते हैं 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप गाड़ी को रोक तो सकते नहीं है, गाड़ी जा रही है, तो आप चारों लोगों के ऊपर चले जाएंगे, चारों लोग मर जाएंगे। ये तो है ही, बहुत बहुत बुरे फंसे आप। वो खराब लग रहा है कि 4 लोग मर जाएंगे, पर आप कुछ नहीं कर सकते, आपका ब्रेक फेल हो चुका है। स्टीयरिंग काम कर रहा है आपका। आप देखते हैं बगल में एक छोटा सा रास्ता है, आप उसमें घुस जा सकते हैं इन चारों को अगर बचाना चाहे तो। पर मुश्किल यह है कि वो छोटा जो रास्ता है उसमें एक आदमी खड़ा है, ठीक। तो आपके पास अब एक क्रॉस रोड जिसको बोलते हैं वो आ गया कि क्या है, आप या तो आप जैसा चल रहा है वैसा आप नियति पे छोड़ दे कि भाई मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो चला सकता, मतलब मेरे बस में होता तो मैं ब्रेक लगा लेता, पर लगा नहीं सकता, नियति इनकी है कि ये मरेंगे तो मैं चलने देता हूँ। या फिर एक आप कोशिश करके इसको मोड़ लेते हैं उस छोटे से रास्ते पे, और आपको पता है कि वो दूसरा जो आदमी है, एक आदमी है, वो मर जाएगा। हाँ, 4 लाइफ के बदले में एक चूज कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आप करेंगे क्या? देखो, मतलब मारना तो किसी को भी जायज़ तो नहीं है, लेकिन अगर ये पॉइंट है तो मैं तो राइट ही लूंगा, मतलब दूसरा रास्ता लूंगा जहां एक आदमी है। ज़्यादातर लोगों को यही लगेगा, राइट। पर एक तर्क तो यह भी हो सकता है ना कि भाई इनकी तो नियति थी, आप तो खुद से मारने वाले नहीं थे ना, आपने मर्डर थोड़ी करना था इनको। पर आप जब मोड़ रहे हैं दूसरे रास्ते पे, छोटे रास्ते पे, उस एक इंसान का तो मौत आप तय कर रहे हैं। इनकी मौत तो भगवान अल्लाह जो भी उन्होंने तय किया था, और जो एक इंसान है उसकी मौत तो आप तय कर रहे हैं, ठीक है। ये और उस इंसान का तो ये जगह ही नहीं थी, उसको शायद डर ही लगा होगा कि यार ये बड़ा रास्ता है, इसमें ब्रेक फेल हो जाते हैं गाड़ियों की, तो मैंने तो चूज़ किया यहाँ पे अकेले काम करना, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती है, आपने चूज़ किया उसको मारने का, उसके राइट्स का क्या? ऑब्वियसली हाँ, क्वेश्चन तो है। सवाल और भी है, ये भी है कि फर्ज करें वो जो बंदा था एक, वो आपका दोस्त है, फिर ये 4 तो आपके अनजान है और वो आपका दोस्त है, फिर भी क्या आपका चॉइस नहीं बदलेगा? बदलने का चांस तो बढ़ गया, ऑब्वियसली, है ना। तो इससे हम समझ ये पाते हैं कि जिंदगी के मोड़ पे, जिंदगी के हसीन मोड़ों पे हम ये डिसाइड करना कि क्या गलत है और क्या सही है, ये हमेशा इतना सफ़ेद और काले में, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। हाँ, ये तो होता ही है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, इसी प्रॉब्लम को। मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, आप एक छोटे से हेल्थ सेंटर में पहाड़ में डॉक्टर हैं, रात को आप ड्यूटी लगा रहे हैं और 5 वुंडेड लोग आते हैं, एक गाड़ी ब्रेक फेल किया था और 4 लोगों के ऊपर चल गया, 5 बड़े, जो ड्राइवर और ये 4 लोग, 5 बहुत बुरी तरह से घायल है। आया आपके पास, अब आपने सबको चेक किया और ये समझ गए कि अगर मैं कोशिश करूं तो एक को मैं बचा सकता हूं, लेकिन उसके लिए उसको मुझे ओटी में ले जाना पड़ेगा, और जब मैं उसको ओटी में ले जाऊंगा ये 4 मर जाएंगे। या तो फिर मैं 4 को देखूं, थोड़े बहुत मरहम पट्टी करूं, ठीक ठाक देखूं, लेकिन तब ये आदमी मर जाएगा। क्या डिसीजन लेंगे आप? 4 को बचाएंगे या एक को? डिफिकल्ट डिसीजन तो है। तो ऐसे डिफिकल्ट डिसीजन हमारे जिंदगी में बहुत सारे आते हैं, राइट। तो ऐसे दुविधा हमारे जिंदगी में, और ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, ऐसा कोई सोचने वाली और काल्पनिक नहीं है। जैसे आप सोचे, कोरोना आया था हमारे यहाँ पे, तो बहुत लोग, ये जो ऑक्सीजन और दवाई और वैक्सीन इन सब की बातें हो रही थी, तो बहुत लोगों का ये कहना था कि इसको जितना दाम घटा सकते हैं आप घटा दें, ठीक है।
दवाई कंपनियों पे प्रेशर डालने लगे थे। दूसरे पक्ष ने कहा कि नहीं, दाम को घटाइए मत, जो दाम है वो उसमें रहने दीजिए। तो दाम घटाने वाला जो लॉजिक है वो ये है कि भाई जितना दाम घटाओगे तो गरीब से गरीब इंसान तक ये पहुंच सकता है। ठीक, सही लग रहा है, यही होना चाहिए। दूसरे पक्ष ने कहा कि अगर आपने दाम घटा दिया, अब भाई हमारा डिमांड बढ़ने वाला है, बहुत दवाइयाँ, बहुत वैक्सीन चाहिए, ऑक्सीजन बहुत सारी चाहिए, हमें चाहिए कि और लोग आके ऑक्सीजन और दवाइयाँ और वैक्सीन्स बनाएं। ठीक है, तो अगर आप दाम घटा दोगे तो कोई भी बिजनेसमैन आगे नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए कुछ है नहीं, उसका तो लॉस होगा। तो फिर वो आगे आके ये सब करेंगे नहीं, और ये करेंगे नहीं अपने आप, रिसर्च नहीं करेंगे वैक्सीन पे या दवाइयाँ नहीं बनाएंगे, तो लोगों तक दवाइयाँ पहुँचेगी नहीं। ट्रू है। तो इस तरह के जद्दोजहद में हमारे जो राजनेता है वो भी फंसते हैं, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम खुद भी फंसते हैं। तो आज का कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम ये सोचने की कोशिश करें कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका फैसला करें कैसे, कैसे किया जाए फैसला कि सही क्या होता है, गलत क्या है। हाँ, तो इसका पैरामीटर क्या है? मतलब किताब के हिसाब से भी या ऐसे भी तुमने जो जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से ये पैरामीटर क्या है? इसका कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस है या जस्टिस सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है? हमें पता है कि इमैनुअल कांट ने एक काइंड ऑफ जस्टिस का आइडिया ही हैज जनरेटेड, एंड बाकी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जस्टिस के बारे में बहुत कुछ बोला। लेकिन ये जो डिबेट है कि सही और गलत क्या है, ये डिबेट तो आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है और मुझे लगता है कि चलता ही रहेगा। तो हाँ, सही बात है। तो पैरामीटर्स क्या है? क्योंकि सवाल तो बहुत सारे आते रहते हैं। हाँ। जैसे कि अब किडनी है, किडनी बेचना अलाउ करना चाहिए या नहीं अलाउ करना चाहिए? जो अमीर है उन पे टैक्स ज़्यादा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जो सरकार की नीति क्या होनी चाहिए? जो हमारा, हाँ, उसी पे, जैसे कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी है इंडिया में, ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? या फिर कॉमिक के ऊपर अटैक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, टेररिस्ट के ऊपर आप फिजिकली अब्यूज़ कर सकते हो, पुलिस जो डंडे मारती है क्या वो मारने देना चाहिए या नहीं मारने देना चाहिए? करेक्ट। ये सारे सवाल है और इसका कोई ठोस आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसका पहला जो पहलू है वो है धर्म, वर्चू जिसको कहते हैं। वर्चू यानी सही, एक वर्चू क्या होता है, इसका आइडिया धर्म से आता है। अलग अलग धर्म में अलग अलग सोच है इसके बारे में। आप धर्म मतलब यू आर ट्राइंग टू से रिलीजन, एवरी रिलीजन। जैसे हमारे यहाँ पे न्याय है, न्याय शास्त्र है, उसमें एक अपनी धारणा दी गई है कि ये सही है, ये गलत है, ठीक है। और उसी पे ये है कि रिवेंज वाला आइडिया भी है। जैसे एक कहानी बड़ा मशहूर है कि एक थे कोई, वो एक पत्थर के ऊपर बैठ के 12 साल तक तपस्या करते रहे। 12 साल पे तपस्या की तो भगवान प्रकट हो गए, तुष्ट हो गए, महादेव आ गए भगवान। आके बोला कि बताओ बेटा कि क्या चाहिए तुम्हें। तो ये इतने निरीह आदमी थे कि इन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो ठीक लगे, जो न्याय के हिसाब से जो ठीक लगे वो आप करें हमारे साथ। तो भगवान ने कहा कि नहीं, न्याय का आप बात मत करो, आपको क्या चाहिए ये बताओ। इन्होंने कहा नहीं, जो न्याय की बात है आप वही मुझे दीजिए, जो मेरा वट एवर आई डिज़र्व वो मुझे दीजिए। तो उसने कहा फिर मैं एक बार आपको दोहराता हूँ ना, मानने वाले नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, न्याय तो ये कहता है कि 12 साल तक आपने एक पत्थर के ऊपर बैठ के तपस्या किया, तो अब अगले 12 साल ये पत्थर आपके ऊपर रहेगा। हाँ, न्याय तो ये कहता है, राइट। ठीक है, तो एक कंसेप्ट ये भी है, राइट। पर इसमें सबसे ज़्यादा जो वेस्टर्न, जिन्होंने बहुत काम किया था, जिन्होंने एक धारणा दी थी, वो है अरस्तु या एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का कहना था कि चीज़ों को सही जगह, उसका पर्पस क्या है, वहाँ पहुँचना चाहिए। यानी कि जैसे ये बांसुरी है, ठीक है, मान लीजिए, फ़र्ज़ करें कि ये दुनिया की सबसे अच्छी बांसुरी है, इससे अच्छा बांसुरी आज तक बना ही नहीं, तो ये किसके हाथ में जाना चाहिए? जो सबसे अच्छा बजाता है। या फिर
है। तो एरिस्टोटल का कंसेप्ट है कि दुनिया का सबसे अच्छा बांसुरी अगर आपने बनाया है तो उस आदमी के पास पहुंचना चाहिए जो सबसे अच्छा बांसुरी बजा सकता है, क्योंकि बांसुरी का धर्म है कि उस अच्छे से सुर में बजे। करेक्ट। इसका पर्पस ये है। पर आप अगर ये बोलेंगे कि नहीं सबसे अच्छी बांसुरी है ना, तो ये उस इंसान के पास पहुंचना चाहिए जो सबसे ज़्यादा पैसा दे सकता है इस बांसुरी का, तो वो सही बात नहीं होगी। ठीक है। तो एरिस्टोटल का पूरा कंसेप्ट ये था कि सारी चीज़ों का एक पर्पस है और वो पर्पस फुलफिल करना ही सबसे बड़ा धर्म है, वही सही है। अब आप इसको किसी भी चीज़ पे लगा लीजिए कि ऐसे पेन है, बहुत अच्छा पेन है, तो वो जाना चाहिए शिक्षक के पास या जो लिख सकता है बहुत अच्छा, जिसका हैंड राइटिंग अच्छा हो, क्योंकि एक पेन का धर्म तो यही है कि वो अच्छे से लिखे। ठीक है। लेकिन उसको अगर आप दाम बढ़ा के आप टीचर्स के औकात के बाहर कर दे, ऑथर्स के औकात के बाहर कर दे, और जो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है वो खरीद पाए, तो ये न्याय नहीं है। ये बिल्कुल न्याय नहीं, यह अन्याय है। ये अरिस्टोटल का कहना था। और इसी चीज़ से वो इस पे पहुंचे थे कि जो सरकारें हैं उनका धर्म है लोगों की खुशी। ठीक है। और अच्छे सिटीजन बनाना, अच्छी नागरिक बनाना, ये सरकार का धर्म है। धर्म ये है, पर्पस ये है कि अच्छे नागरिक बनाओ। तो कोई भी काम जो सरकार करती है जो नागरिकों का चरित्र को ठीक करे, कैरेक्टर को अच्छा करे, अच्छे नागरिक बनने में उसको आसानी पहुंचाए, वही सरकार का सही काम है। ठीक है। तो सरकार का ये भी काम है, उनके हिसाब से ये भी काम है कि लोगों में मोरल ज्ञान का बढ़ावा देना। ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और अच्छे सिटीजन का मतलब ये है, ये नहीं है कि सरकार को आप सवाल मत करो, क्योंकि पर्पस क्या, लैंग्वेज का पर्पस क्या है? कम्युनिकेट एंड डिस्कस। कि आपने जो भाषा है आपका, उसका सबसे ज़्यादा आप जो बोल पाते हैं उसका पर्पस ये है कि आप डिस्कस कर पाए एक किसी भी सोच में, ये जो आज हम कर रहे हैं, एक दूसरे पे वार्तालाप कर पाए। करेक्ट। और ये नेचुरल है। हाँ। तो एरिस्टोटल कहते थे इसका मतलब ये है कि सरकार को ये जो वार्तालाप है, डायलॉग है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। यही पर्पस है, यही अच्छा नागरिक बनाएगा। तो कोई भी सरकार अगर वार्तालाप पे रोक लगाती है तो अन्याय है। एरिस्टोटल का मानना यही था। पर प्रॉब्लम यह है कि अब ये जो न्याय अन्याय का कॉन्सेप्ट है, वर्चू पर्पस का है, ये आदमी दर आदमी बदलता जाएगा। धर्म और समाज के हिसाब से ये बदलता जाएगा, समय के हिसाब से ये बदलता जाएगा। जो क्रिश्चियनिटी में सही है ज़रूरी नहीं है कि हिंदू के लिए सही हो, या मुस्लिम के लिए जो सही है वो भी ज़रूरी नहीं है जैन के लिए सही हो। करेक्ट। तो ऐसा कोई यूनिवर्सल मापदंड नहीं हो सकता कि सही और गलत क्या है। वर्चू से तो नहीं आएगा ये कंसेप्ट। ठीक है। जैसे कि हमारा कहते हैं ना षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, पर क्रिश्चियनिटी में जाए तो वहाँ पे 7 डेडली सिंस है। ठीक है। रैथ, प्राइड और ग्लटनी, मतलब ज़्यादा खाना वहाँ पे अन्याय है, सिन है। यहाँ पे ज़्यादा खाना अन्याय नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इसको न्यूट्रल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से कंसेप्ट आया कि फिर भाई देखा जाए जो ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा है वही सही है। इसको व्यवहारवाद या यूटिलिटेरियनिज्म बोलते हैं। हाँ। ठीक है। नाम पे मत जाइए, मुश्किल है। मोटा मोटा कंसेप्ट ये है कि जो ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा है वही सही डिसीजन है। जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि 4 लोगों को नहीं, एक साइड में मोड़ लो और एक इंसान मर जाए चलेगा, तो 4 लोगों को बढ़ा, ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा हो गया। राइट। ठीक है। अब इस पे कहानी, एक बार एक जहाज डूबने वाला था, तो वहाँ पे 4 लोग बच गए थे। उन्होंने एक बोट में आ गए थे वो लोग। उसमें एक बंदे थे जिसका नाम था रिचर्ड पार्कर। हाँ। और बाकी 3 लोग थे, कैप्टन और बाकी 2 ऑफिसर, और ये रिचर्ड पार्कर जो कि बेसिकली वो कुक या इस तरह का कोई था। ये सही कहानी है, कोई मतलब लिखा हुआ कहानी नहीं है, सही है।
तो अब भटक रहे हैं बोट पे, समुंदर पे, बहुत दिन हो गए, खाना पीना पानी सब खत्म। और रिचर्ड पार्कर हो गया बीमार, सी सिकनेस होता है और ऐसे भी शायद कुछ होगी। तो बाकी तो उन्होंने तीनों ने डिसाइड किया कि अब रिचर्ड पार्कर को मार के अगर हम लोग नहीं खाने लगे तो हम खुद मर जाएंगे। तो एक्चुअली उन्होंने रिचर्ड पार्कर को मार दिया और उसका खून पी गए, लिटरली खून पी गए, सोचे। और फिर उसको खाने भी लगे। कई सारे दिनों बाद उनको रेस्क्यू किया गया, तब देखा कि रिचर्ड पार्कर का आधा सा खाया हुआ शरीर पड़ा हुआ है बोट में, और ये लोग किसी तरह से जिंदा है। अब टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर टू देम, उनको जब पूछा कि ये कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो हमने रिचर्ड पार्कर को मार दिया। जाके ये लंदन में केस लड़ी गई कि भाई क्या ये कहाँ से अलाउड है, मर्डर किया, लग तो रहा है ये गलत है। पर उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं मारते तो हम तीनों उसको तो मरना तय था क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, हमने बस जल्दी कर दिया। और मान लो वो नहीं भी है तो अकेले जिंदा रहता और हम कोई खाना पीना तो है नहीं, हम चारों मर जाते। इससे अच्छा तो, इससे बेहतर तो ये हुआ ना कि 3 बच गए। ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा हुआ। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि देखो मैं हूँ कैप्टन, ये दोनों भी ऑफिसर है, समाज के बड़े काम आएंगे। रिचर्ड पार्कर था स्लेव टाइप का इंसान, तो वो आके भी समाज के ज़्यादा काम में नहीं आ सकता, दूसरे कामों में नहीं इन्वॉल्व हो सकता। तो हम जो बच गए, हमारा बचना ज़्यादा ज़रूरी है समाज के लिए, क्योंकि हम और अच्छा काम कर सकते हैं समाज में। हम चारों मर जाते तो नहीं होता ये। ठीक है, तो अब क्या बताओगे इसको? क्योंकि अगर ये हिसाब माना जाए कि ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा ही अच्छा होता है, सही होता है, तो फिर यहाँ तो 3 लोग सही है, लेकिन एट द सेम टाइम मर्डर तो सही नहीं है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो है इधर भी। पर ये जो ज़्यादातर लोगों के लिए जो अच्छा है, वो लोग कहते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, ज़्यादातर लोग खुशी में रहें, सुख पे रहें, और हमारा जो पेन है यानी तकलीफ़ें हैं वो कम किया जाए। जो समाज के ज़्यादातर लोगों का दर्द कम करो और समाज के ज़्यादातर लोगों की खुशी बढ़ाओ। ऐसी कोई भी पॉलिसी, ऐसा कोई भी काम सही है। ठीक है, तो अगर उसके लिए 5 लोगों को मारना पड़े और 10 लोग जिंदा हो जाए तो बेटर है, वो सही काम है। आप ऐसे देखा जाए तो सही बात है भाई, कोई गलती दिख रही है इसमें? तो इस हिसाब से तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई साहब, माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी है किसी देश में, और रिलीजियस माइनॉरिटी होने के वजह से सिविल वॉर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो उनको हटाओ, मार ही दो हो सके तो फिर हम सब एक जैसे लोग हो जाएंगे, फिर तो खुशी होगी। मरेंगे 10% लोग मरेंगे, लेकिन 90% तो अच्छे से रहेंगे। 10% के लिए हम 90% क्यों भुगते? यही तो आइडिया चल रहा है ना। और सिर्फ भारत में नहीं, बहुत सारे देशों में ये आइडिया चल रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम दिख रहा है कुछ? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है इसमें? देखो, प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि देखो अगर मुझसे पूछो तो ऑब्वियसली रिलीजियस माइनॉरिटी हो या कोई भी आइडेंटिटी माइनॉरिटी हो, कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल है, दो टाइप के लोग हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस है। लेकिन अगर वो 10% चला भी गया, कॉन्फ्लिक्ट का आइडिया जो है वो तो खत्म नहीं होगा ह्यूमन रेस। नहीं, वो नहीं, अब उसको हम ऐसे मानते हैं कि सही में वो प्रॉब्लम कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये तो फिर भी सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा हो रहा है ना। हाँ, लेकिन सबको तो खुश नहीं रख सकते आप। खुश नहीं रख सकते दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उन लोगों को मार देने का तो मतलब कोई मतलब, मार दो, भगा दो, कुछ भी चलेगा। हाँ, मुझे तो सही नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, इसका एक्सप्लेनेशन आई कैन नॉट एक्चुअली टेल। मुझे तो सही तो नहीं लग रहा। आप लोगों को जिनको लग रहा है कि हाँ ज्यादातर लोगों के लिए जो अच्छा है वो अच्छा है, उसके लिए अगर छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस करने पड़े तो सही है। तो एक देश है
चेक रिपब्लिक, उस देश ने एक बार सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था कि सिगरेट पीना लोगों के सेहत के लिए हानिकारक है, तो सिगरेट पे टैक्स बढ़ा दो तो कम लोग सिगरेट पिएंगे। ये हमारे देश में भी होता है, हर बार बजट में हम देखते हैं सिगरेट पे थोड़ा टैक्स बढ़ता जाता है, दारू पे भी टैक्स बढ़ती है, कोई भी नशीली चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो जनरल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है उसके लिए टैक्स बढ़ाया जाता है। तो एक कंपनी है फिलिप मॉरिस, जो सिगरेट का दुनिया भर में बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने एक रिसर्च करा और उनका रिसर्च से उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये जो आपकी पॉलिसी है ये गलत पॉलिसी है, क्योंकि देश के लिए ये होना चाहिए कि आप सिगरेट पे टैक्स घटाए। ओह अच्छा। क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई टैक्स आप घटाओगे सिगरेट पे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिगरेट पिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिगरेट पिएंगे तो ज़्यादा से लोग, अभी से जितना, अभी अगर 10% पॉपुलेशन पीते तो 15% पिएगी सिगरेट, तो 15%, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सिगरेट पिएंगे तो ये लोग जल्दी मरेंगे क्योंकि होगा कैंसर और ये लोग जल्दी मर जाएंगे। ये लोग जैसे ही मर गए, एक अनहेल्दी सा पॉपुलेशन आपके देश से हट गया, तो जो बचे हेल्दी लोग हैं, बूढ़े, उनके ऊपर आप ज़्यादा खर्च कर सकते हो, समाज की बाकी उन्नति के लिए आप ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। और जिनको भी लगता है ये पॉलिसी है, तो अगर पॉलिसी वो सही है, ज़्यादातर लोगों के लिए जो अच्छा है वही अच्छा है, तो फिर ये भी सही है। राइट। नशे कराओ लोगों को, मर जा जल्दी। तो इस पे एक और बंदे आए, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो भारत के एजुकेशन पॉलिसी जिनका बनाया हुआ है, एक्चुअली मैकोले का नहीं, जॉन स्टुअर्ट मिल का बनाया हुआ है। उनका कहना यह था कि नहीं, ऐसे आप नहीं कह सकते, ये इतना सिंपल नहीं है। तब तक सही बात है, मतलब तब तक आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा करना अच्छी बात है, जब तक वो दूसरे लोगों को हानि ना पहुंचाए। दूसरे लोगों को अगर हानि पहुंचाने लगे आप किसी को भी, तो वो गलत हो जाएगा। ये उन्होंने एक नया एक शगुफा उसमें जोड़ दिया कि अच्छा भाई हाँ, तो कि वही जो बात है, माइनॉरिटी को हटा दो, माइनॉरिटी को बिगाड़ दो, माइनॉरिटी को मार दो, हानि तो पहुंच रहा है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत होगा, ये यूटिलिटेरियनिज्म का भी खिलाफ है, क्योंकि प्रॉब्लम है कि आपकी हैप्पीनेस बढ़ रही है लेकिन आप दूसरे पे हानि पहुंचा के कर रहे हो, तो ये हानि नहीं पहुंचा सकते आप, वो गलत हो जाएगा। मुझे अच्छा, ये सही है। तो इसका उन्होंने कहाँ से आया ये कंसेप्ट, फिर उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस जो है उसके भी डिग्रीज होते हैं। आपकी खुशी हो सकता है, आप कुछ भी कह लो, हनी सिंह के गाने पे आप खुशी हो सकते हो, ठीक है, और किसी और का, जसराज जी के गाने पे भी आप खुश हो सकते हो, पर पंडित जसराज, उनके गाने पे खुश होना वो हैप्पीनेस और हनी सिंह के गाने पे खुश होना वो हैप्पीनेस, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ हैप्पीनेस, कुछ प्लेजर्स, कुछ खुशी ऊपर वाले माले की खुशी है, जिनको हमें ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, जिनकी ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए, सम्मान ज़्यादा होना चाहिए। सरकार और समाज का यह दायित्व बनता है कि जो बड़े खुशी है उसको ज़्यादा तवज्जो दे, उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करे। ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई आप तुलसीदास लेखक और उनका रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, ये भी है, आप ये पढ़ सकते हो आपके खाली समय में, और पोर्नोग्राफी भी देख सकते हो। ठीक है। तो क्या लगता है कौन सा ज़्यादा वैल्यू, किसका ज़्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली तुलसीदास, अगर कोई रामचरितमानस पढ़े तो हनुमान चालीसा, रामचरितमानस। ठीक है। अब इंटरनेट पे जाके देख लो, हिंदुस्तान के ही लोग कौन सा ज़्यादा देखते हैं, पोर्नोग्राफी या? ऑब्वियसली पोर्नोग्राफी। हाँ, रियलिटी तो यही है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए जो अच्छा है वही अगर अच्छा होता तो पोर्नोग्राफी को ऊपर रखना चाहिए था ना। ये तो पॉइंट है, राइट। क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ से
अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। तो ये काफ़ी नहीं है, इसीलिए मिल ने कहा कि नहीं, सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि ज़्यादातर लोगों को जो अच्छा लग रहा है वही अच्छा है। उसमें भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कुछ प्रायोरिटी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके जिसको प्रायोरिटाइज ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर ज़्यादातर लोग पोर्नोग्राफी देखना पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पोर्नोग्राफी को आप लीगलाइज कर दो और आप उनको जो भी है, हनुमान चालीसा, तुलसीदास है, शेक्सपियर है, कोई भी इस तरह के जो है उन पे आप वैल्यू कम दो। नहीं, ये सरकार की या समाज की ये ड्यूटी बनती है उसको ज़्यादा वैल्यू किया जाए। जो कि ऐसे ही विचार किया जाए तो विच हैज़ मोर वैल्यू। हाँ, ठीक है। तो पर प्रॉब्लम तो है, ये बहुत सही सा तर्क लग नहीं रहा है, क्योंकि फिर भी आदमी का क्या, वो एक इंसान का क्या, 4 के बदले 1, उस एक इंसान का क्या, उसके राइट्स का तो आप खराब कर रहे हो। हाँ, क्योंकि हानि तो किसी को पहुंच ही रहा है, हानि तो किसी पे पहुंच रहा है। तो उस पर एक नया फिर आया जिसको आजकल बहुत गाली बना दिया गया है, जिसको लिबर्टेरियनिज्म बोलते हैं या लिबरल बोलते हैं। लिबरल का मतलब क्या है? लिबरल आदमी या लिबरल सोच ये कहता है कि नहीं, समाज के लिए ज़्यादातर लोगों के लिए जो अच्छा है वो अच्छा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हर एक इंसान का राइट आप प्रोटेक्ट करो। हर एक इंसान का राइट सही है, ठीक है, उसके इंडिविजुअल। वो जो इंसान मर गया उसका राइट क्या था? हाँ। उसका राइट तो जिंदा उसका तो अधिकार, जिंदा रहने का अधिकार था ना उसका। राइट। आप कैसे बोल रहे हो समाज होके कि नहीं हमने डिसाइड किया आपकी जान ले ली जाएगी? आप उसके अधिकार को छीन नहीं सकते। तो ज़्यादा तवज्जो आपको देना पड़ेगा, लिबर्टेरियन जो लिबरल है उनका हिसाब से, कि नहीं, समाज के ज़्यादातर लोगों की भलाई इज़ नॉट द थिंग। ज़्यादा तवज्जो आपको इस पे देना पड़ेगा कि मैं किसी भी इंसान के राइट्स को वायलेट नहीं करूंगा, अधिकार को मैं नहीं ले सकता। और यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं कि फिर आप किसी को कैसे, मतलब आप समाज हो, आप गवर्नमेंट हो, आप रॉबिन हुड तो हो नहीं कि मैं गरीबों मतलब अमीरों से लूट के गरीबों पे बांट दूं। ये कहाँ की लॉजिक हुई? अमीरों का क्या राइट नहीं है, अधिकार नहीं है? उसने कमाया है ना पैसा। तो उन्होंने कहा कि देखो, स्टेट का या सरकार का ये दायित्व तो नहीं है कि लोग क्या करेंगे, किससे लोगों की भलाई होगी, ये देखना। ये राष्ट्र की नहीं। आप बाप मत बनो मेरा। मैं रास्ते पे जा रहा हूं, मुझे मन नहीं है हेलमेट पहनने का बाइक चलाते हुए। आप कौन होते हो रोकने वाले? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं ही मरूंगा ना। दैट्स माय राइट। मैं ही तो मरने वाला हूँ। मैं ड्राइव कर रहा हूँ और सीट बेल्ट नहीं लगाया, गलती क्या होगी? आप पुलिस हो, आप पकड़ के मुझसे जो चालान काट रहे हो, गलती क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं मर जाऊंगा। आप क्या बाप बने फिर रहे हो कि भाई नहीं नहीं नहीं, मरने नहीं दूंगा बेटा तुम्हें। करेक्ट, ठीक है। तो उनका कहना था यार, सरकार समाज बाप बनने की कोशिश मत करो, मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, मैं चुनूंगा। ठीक है। और उसी से ये भी आता कि समाज नहीं ठीक कर सकती कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। हाँ, ये जो आजकल भी चल रहा है ना कि भाई मेरे किचन पे क्यों सरकार घुस रही है, कि मुझे बीफ खाना है या पोर्क खाना है या नहीं खाना है, मुझे दारू पीनी है या नहीं पीनी है। ये आप होते कौन हो डिसाइड करने वाले? ये सवाल पूछने वाले बहुत लोग हैं, और ये सवाल को मानने वाले भी, ये शर्त को मानने वाले भी बहुत लोग हैं। ठीक है। तो इस पे बहुत सारी चीज़ें चली, और इस पे बहुत आजकल इस पे तर्क भी चल रहा है, और बहुत लोग इसके पक्ष में भी हैं। बहुत लोग, ज़्यादातर ऐसे जनरली लगता है कि हाँ, बात सही कर रहा है बंदा, मेरे घर पे क्यों घुसेगा कोई। पर है कि अच्छा ठीक है, तो इंसान के राइट्स, अधिकार का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर तो वो भी ये भी बोलेगा ना कि मैं अमीर हूं तो मैं ज़्यादा टैक्स नहीं दूंगा। क्यों दूं? क्योंकि हर कोई का तो हर किसी का तो समान अधिकार है। भाई साहब, मैंने
100 रुपये कमाए, ठीक है, आप कह रहे हो कि अगर आप 100 रुपये से ज़्यादा कमाते या 50 रुपये से ज़्यादा कमाते हो तो 30% आपसे ले लूँगा, 30% ले लूँगा। इसका मतलब क्या हो कि 1/3 टाइम या 30%, मैंने अगर 8 घंटा काम किया है अपने दिन में तो 2.5 घंटा मैं आपके लिए काम कर रहा था और मुझे पता ही नहीं। ये तो स्लेवरी हुई। मैं दास हूं क्या सरकार का, कि सरकार बोलेगी नहीं नहीं काम जो भी करना है बेटा कर, लेकिन 30% काम तो मेरे लिए करेगा और इस पे तेरा कोई चॉइस नहीं है, देना ही पड़ेगा। यही मतलब है। 100 रुपये में से आप 30 रुपये काट रहे हो, यानी कि मैंने 100 रुपये का काम किया, उसमें से 30 रुपये का काम मैं आपके लिए कर रहा था। और अगर बाकी चीज़ें दूसरे टैक्स जोड़ा जाए तो 40-50%, क्योंकि आप इनडायरेक्ट टैक्स भी लेते हो मुझसे। तो मेरे ज़िंदगी का आधा टाइम मैं सरकार के लिए काम कर रहा था और मुझे पता ही नहीं। ये कहाँ की बात है, ये तो नहीं चल सकता। लॉजिक ये भी है। तो जो ये कहते हैं कि भाई मेरे अधिकार को रक्षा करो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनको फिर ये भी मानना पड़ेगा कि अमीर से ज़्यादा टैक्स नहीं ले सकते। सबसे सेम ले लो, समाज की ठीक करनी है तो सबसे सेम परसेंटेज ले लो, अमीर से 30% क्यों? तो फिर प्रॉब्लम तो इसमें भी आएगी कि भाई कोई बोले कि मुझे अपनी किडनी बेचनी है, मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ है, मेरा शरीर है, मैं अपना किडनी बेचूंगा। आप कौन होते हो रोकने वाले? मुझे आईफोन चाहिए। मेरे लिए आईफोन ज़्यादा ज़रूरी है किडनी बेच के। किडनी बेच के आईफोन ले लेंगे। अब 2-3 आईफोन आ जाएगा, वो तो खैर जो भी है ना। आप कौन होते हो कहने वाले कि नहीं आप नहीं बेच सकते, मेरा शरीर है। जैसे वो हमारी मूवी थी ना हिंदी में गुजारिश, उसमें तो यूथनेशिया की ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है वो चल फिर नहीं सकता, एक बीमारी हुई उसको, उसका ज़िंदगी बहुत ही लाचार ज़िंदगी है उसकी। वो कह रहा था कि मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता, मुझे मरने दिया जाए और डॉक्टर आके मुझे इंजेक्शन लगाएंगे, मैं मर जाऊंगा शांति से। साइंस भी बना हुआ है, ऐसे कोई कष्ट भी नहीं होगी। आप रोकते क्यों हो मुझे? क्यों मुझे रोका जाए? गंभीर सवाल है ये, ठीक है। जो या फिर वो जो पीपली लाइव मूवी थी, पीपली लाइव मूवी में ये दिखाया था ना कि आत्महत्या करने का पैसा देती है सरकार, पैसा। तो डिसाइड किया मैं आत्महत्या करूंगा। करेक्ट। कोई भी डिसाइड कर सकता है ना ये चीज कि मैं आत्महत्या करूंगा, पैसे मिलेंगे। सरकार रोक ही नहीं सकती, फिर समाज रोक ही नहीं सकता उसको। तो अगर तो प्रॉब्लम दोनों तरफ है। तो अगर इसको आप मानोगे कि नहीं भाई मैं क्या खा रहा हूँ किचन में, ये सरकार नहीं बोल सकती, तो फिर उल्टा भी ये भी ठीक है कि आप टैक्स, फिर सरकार को टैक्स भी नहीं लेने देंगे, सरकार फिर किसी को सुसाइड करने से भी नहीं रोकेगी, सरकार किसी को अपना ऑर्गन बेचने के लिए भी नहीं रोक सकता। ये तो मनमानी टाइप का एक परिस्थिति हो जाएगा जिसमें जैसे अमेरिका में हुआ था ना। अमेरिका में जब कोरोना हुआ था तो एक बड़े तबके के लोग ने कहा, जब सरकार ने कहा कि रास्ते में आप निकलोगे तो आपको मास्क पहनना जरूरी है। हाँ, बहुत लोगों ने कहा कि नहीं पहनूंगा। अरे इसके लिए तो प्रदर्शन भी हुए। बहुत लोगों ने कहा वहाँ पे, एक विशेष जगह के लोगों ने, कि हम नहीं पहनेंगे मास्क। आप नहीं, मेरे राइट है, मेरा अधिकार है मास्क पहनना या नहीं पहनना। आप ये नहीं कह सकते, आप सरकार होके ये नहीं कह सकते हमें कि मुझे मास्क पहनना ही पड़ेगा। ये मेरे व्यक्तिगत अधिकार के खिलाफ जा रहा है। तर्क है भाई, आप सही गलत कैसे बोल रहे हो इसको? तो हम फंस गए अरुणाभू। अब या तो इधर का भी नहीं रहे, उधर का भी नहीं रहे। तो अभी इसका सल्यूशन क्या निकला या निकल सकता है? क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ खाई दिख रहा है। खाई को थोड़ा और गड्ढा करते हैं, अच्छा। और गहरा करते हैं। जैसे आर्मी है हमारा, मिलिट्री है ना, तो उस पर सवाल है पूरे दुनिया भर में कि क्या आर्मी सर्विस, डिफेंस सर्विस मैंडेटरी किया जाए सबके लिए, कि आप एडल्ट बन जाते हो, आपको आर्मी में इनलिस्ट होना ही पड़ेगा। 2-3 साल तो आपको सरकार में आर्मी बन के काम करना ही पड़ेगा, कोई भी काम। जैसे एक टाइम में तो
कुछ कुछ देशों में ये हुआ भी था। कुछ कुछ देशों में अभी भी है। हाँ, आपके पास चॉइस नहीं है। जैसे नॉर्थ कोरिया में तो अभी भी है। आई थिंक साउथ कोरिया में भी है। साउथ कोरिया में है क्या नहीं पता नहीं। नॉर्थ कोरिया मतलब अरे बीटीएस वाले सब आर्मी बने हुए हैं अभी। हाँ हाँ, वो भी तो है। हाँ हाँ, पॉइंट तो है। तो मतलब बीटीएस आर्मी नहीं, प्रॉपर साउथ कोरियन आर्मी में है वो लोग। हाँ। तो ये क्या लगता है, तुमसे ही पूछते हैं, क्या लगता है, आर्मी मैंडेटरी कर देना चाहिए या फिर ये वॉलंटरी रहना चाहिए कि भाई जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है मत आए? हाँ नहीं, मुझे लगता है कि जो फिट है फॉर द आर्मी, जैसे कि आर्मी में भर्ती होना है तो होता है कि आपका एक एक लेवल ऑफ फिटनेस आपको चाहिए, आप में चाहिए, एक लेवल ऑफ साइट आप में चाहिए। ये सब मिला के अगर कोई फिट हो और उसे अगर मन है कि मुझे आर्मी में जाना है, उसी को लेना चाहिए। हाँ, तो मन है यानी वॉलंटरी होना चाहिए। आर्मी जिसको जाना है वो जाए। राइट। अब आर्मी का काम तो देश को रक्षा करना है ना, और सबको, पूरे देश को ही रक्षा कर रहे हो। अलग अलग चुन के अपने गांव के लोगों को तो बचा नहीं रहा है, तो पूरे देश का काम है। तो ड्यूटी तो सबकी है ना फिर, क्योंकि अगर आप ड्यूटी वैसे नहीं लगाओगे सबकी, तो वही जाएगा मरने के लिए ज़्यादातर। वॉलंटरी तो वही होगा जिसके पास वो या तो बहुत ज़्यादा देश प्रेम हो या फिर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। आज भी देखते हैं आर्मी में ऑफिसर वाला रैंक अगर छोड़ दे तो ज़्यादातर तो समाज के नीचे वर्ग से ही लोग जाते हैं ना। उनके ऊपर तो ये अत्याचार है। आप तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले लोग जिनके घर से कोई आर्मी में नहीं गया है, वो बैठ के डिसीजन ले रहा है ठंडे रूम में बैठ के कि आर्मी को वहां पे भेज दो उससे लड़ने के लिए। उसका तो भाई, बाप, चाचा, भतीजा, कोई इसी के जान के ऊपर बनी नहीं रही है उस पर। तो डिसाइड करना तो आसान है ना। अगर मेरे घर वाले कोई नहीं रहे आर्मी में तो मेरे लिए तो डिसाइड करना बड़ा आसान है कि एक सुसाइड मिशन पे 10 लोगों को भेज दीजिए आर्मी में। आर्मी से ज़रूरी है शायद देश के लिए, शायद देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो ज़रूरी है। लेकिन आपका अपना बेटा होता तो अपने बेटे को भेजते आप सुसाइड मिशन पे? तो तर्क तो ये भी है कि भाई फिर तो आप सबको भेजो, क्योंकि आपका भी स्किन इन द गेम तो रहे। आपको भी तो हर्ट करे कि भाई, अरे जब इतना भी कर लो कि जितने लोग फिट हैं उसमें लॉटरी कर लो, जिसका लॉटरी में नंबर आया वो आर्मी में चला जाएगा। 2 साल तो देना ही पड़ेगा। ये तो नहीं होता है, नहीं होता है। इसी का एक और शगुफा निकालते हैं भाई। एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान की ले लेते हैं फिलहाल, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। एजुकेशन पॉलिसी को लेके बहुत बातें होती है। प्राइवेट स्कूल बनाम प्राइवेट पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए या नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में काम हो रहा है या नहीं हो रहा चाहिए, वगैरह वगैरह। अब मैंडेटरी क्यों नहीं करते हैं कि आप सरकारी कर्मचारी हो, आप सरकार के इंसान हो, तो आपका बेटा या बेटी तो सरकारी स्कूल में ही जाएगा, आप प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते। करके देखो एक बार। सारे जितना एजुकेशन का कहते हैं ना, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, टीचर नहीं आते, वगैरह वगैरह वगैरह, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर ये आप मैंडेटरी कर दोगे कि जितना आप सरकारी मुलाजिम हो तो आपका बेटा या बेटी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, या आप नेता हो, कोई भी ऑफिस है गवर्नमेंट की, आपका बच्चा नहीं जा सकता प्राइवेट स्कूल में। प्रॉब्लम तो ये है ना कि वो सरकारी स्कूल खराब भी हो रहा है अगर, तो भी आपको कुछ नहीं जाता। आपका बेटा तो कॉन्वेंट में पढ़ के बाहर पढ़ने जा रहा है। तो क्या ये पॉलिसी ले सकती है कोई भी सरकार कि नहीं, मैंडेटरीली गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ेगा, मैंडेटरीली आर्मी में जाना पड़ेगा? ज्यादातर लोगों के लिए तो यही अच्छा है ना। पर बात वही आती है कि भाई नहीं, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल राइट इज इंपॉर्टेंट। हर एक इंसान का अपना एक राइट है, अधिकार है, उसको तोड़ नहीं सकते आप। उसका मन है नहीं है आर्मी में जाने का, वो जाएगा या नहीं जाएगा। इंडियन आर्मी तो वैसे ही बनी है वॉलंटरी लोगों से कि सैलरी के लिए वो काम करेंगे। आप ठंडे घर में बैठ के आप डिसीजन ले लेना उसके लिए। तो बड़ा मुश्किल सा बनता जा रहा है मामला, और बनता गया बहुत दिनों बाद, जब तक एक
तीसरा स्कूल ऑफ थॉट नहीं आया जिसके नाम तुम बता रहे हो, इमैनुअल कंट। इमैनुअल कंट आके पूरे दुनिया की सोच बदल दी। हाँ, मतलब वो विजनरी अलग ही कुछ थे, अलग विजनरी थे। उन्होंने कहा कि देखिए, इंसान बाकी प्राणियों से अलग है। हमारे पास एक क्षमता है सही और गलत चुनने का। हम किसी भी चीज में क्या सही है या गलत है, ये हम ऐसे ही समझ सकते हैं और उस हिसाब से हम डिसीजन भी ले सकते हैं। और मुझे अच्छा होगा, मेरा अच्छा होगा या नहीं होगा, मेरे फैमिली की भलाई होगी इसमें नहीं होगी, इन सब के ऊपर उठ के मैं ये डिसीजन ले सकता हूं कि ये काम सही है या गलत है। जैसे कि इंसान को मार देना गलत है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। तो अगर मेरा बेटा भी खून कर रहा है तो भी मैं जानता हूं कि ये काम गलत है। करेक्ट, ठीक है, तो भी मैं उसको बचाने की कोशिश नहीं करूंगा अगर मैं रैशनल इंसान हूं। इंसानियत को डिफाइन किया इमैनुअल कांट ने कि ये इंसानियत होती है कि मैं सही और गलत अलग कर सकता हूं, जो कि बाकी प्राणियों से हमें अलग करता है, ये क्षमता। और क्योंकि ये क्षमता इंसान ले सकता है, हर एक इंसान ले सकता है, इसलिए हर एक इंसान का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्तिगत अधिकार की बात है वो यहां से आती है कि हर एक इंसान में ये क्षमता है। वो एक चलता फिरता प्राणी है, सिर्फ इतना नहीं है, उसमें एक क्षमता है कि वो अपने नफा नुकसान के ऊपर उठ के ये डिसाइड कर सकता है कि क्या सही है गलत है। मतलब एक मोरालिटी का एक पॉइंट इंसान के अंदर है, इसको यूज करना है। इसको वो कहते हैं कैटेगरिकल इंपरेटिव। कैटेगरिकली हमें पता है कि क्या सही है या गलत है। और जब इंसान उस पैमाने में सही काम कर रहा है, उसको ड्यूटी कहते हैं। धर्म के हिसाब से चलो। बेसिकली जो इंडिया का कंसेप्ट है ना कि धर्म, रिलीजन नहीं, ये आपका मतलब स्वधर्म भी नहीं, ये आपका धर्म है। हाँ, जैसे कि महाभारत में हमने बार बार सुना है या रामायण में भी है, धर्म का काम मतलब जो सही है कि अभी के लिए लग सकता है। जैसे कि राम जी ने जब बाली को मारा था तो ये धर्म के हिसाब से सही ही था। उस टाइम में वो लग सकता है कि वो गलत था। जैसे राजधर्म, राजा के लिए प्रजा में विभेद नहीं करना, ये राजधर्म है। राइट। तो आपके अपने संप्रदाय के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है या वो लोग कर रहे हैं, इसके ऊपर उठ के राजधर्म को पालन करना, ये आपका ड्यूटी है। करेक्ट, ये आपका धर्म है। और इस हिसाब से अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको आपका सही डिसीजन माना जाएगा। करेक्ट। जैसे क्षत्रियों के लिए युद्ध करना उनका धर्म है, क्योंकि वो उनका पर्पस भी है। तो इसलिए तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है ना कि अभी तुम्हारा धर्म सिर्फ और सिर्फ युद्ध है और कुछ नहीं है। हाँ, वो तुम्हारे अपने लोग हैं। दैट्स ओके। वो बाद में तुम हो क्षत्रिय, तुम्हें वार के लिए ट्रेन किया गया है, युद्ध के लिए ट्रेन किया गया है, तो तुम्हारा काम तो है अभी युद्ध करना, बस। और नहीं, इमैनुअल कांट उसमें जोड़ते हैं कि ये काम सही है। हाँ। आप अगर सत्य के लिए लड़ रहे हो, करेक्ट, तो मेरा बेटा अगर गलत है, मेरा फैमिली अगर गलत है, उसके भी ऊपर जाके मैं कर रहा हूं तो सही काम कर रहा हूं। करेक्ट, एकदम। और ये काम करने की क्षमता सब में है, इसीलिए उनका अधिकार है। ओके। वरना उनका कोई सम्मान। और इसीलिए वो इमैनुअल कांट का सोचना ये है कि हर एक इंसान को ये सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये क्षमता बस इंसान होकर जन्म लेने से ही हो जाता है। ये क्षमता इस पे डिपेंड नहीं करता कि समाज के किस हिस्से से वो आ रहा है, हाँ, उस पे उसने शिक्षा प्राप्त की है कि नहीं की है, इस पे ये डिपेंड नहीं करता। ये इंसान का अंदरूनी क्षमता है, ये कांट का मानना था। ओके। तो फिर से एक बार दोहरा देते हैं, आपके अपने फैमिली और इन सब के ऊपर मुझे फायदा होगा या नहीं होगा,
इससे ये भी सोचे ज्यादा- बगैर हाँ, right. अगर ड्यूटी के लिए सही काम कर रहे हो तभी आप फ्री हो। बड़ा अजीब सा कंसेप्ट है उनका कि फ्रीडम क्या है। फ्रीडम क्या है? हाँ, मैं आजाद हूं। आजादी क्या है? आजाद फ्रीडम, डिसीजन मैं फ्रीली ले रहा हूं। हाँ, क्योंकि अगर जस्ट इसके पहले वाले इमैनुअल कांट का आइडिया अगर सोचे तो इट इज लाइक कि सब कुछ जो पैरामीटर्स मुझे रोक सकता है एक सही के लिए खड़े होने के अगेंस्ट में, मैं वो सब पैरामीटर क्रॉस करके सिर्फ सही के लिए खड़ा हूं, तब मैं फ्रीली ये डिसीजन ले तो पा रहा हूं। ये हिंदी के शब्द है, मुझे हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती, लेकिन ये जो हम कहते हैं ना कि स्वेच्छा, हाँ स्वेच्छा फ्रीडम नहीं है। हाँ हाँ, स्वतंत्र होना फ्रीडम है। राइट। कि मैं धर्म के लिए यानी ड्यूटी बाउंड हूं और मैं कोई भी यानी कोई भी जकड़ के नहीं रखा है मुझे। मेरा फैमिली, मेरी शिक्षा, हाँ, कोई भी पैरामीटर, मेरा कोई अपना भी पैरामीटर, अच्छा कोई भी पैरामीटर मुझे जकड़ के नहीं रखा। करेक्ट। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये काम सही है इसलिए कर रहा हूँ। राइट। और इसमें हम लोग जब बात कर रहे थे तो वो सवाल आया था, जैसे सच बोलना, किसी भी सिचुएशन पे सच बोलना, ये सही काम है। हाँ, ऑब्वियसली। ऑब्वियस है। अच्छा, इतना अगर ऑब्वियस है तो फिर वो प्रॉब्लम डालते हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। मान लीजिए आपके एक बहुत करीबी कोई आपकी उम्र के, वो टर्मिनल, उनका मतलब किसी भी रीजन से उनकी डेथ हो जाती है और उनका एक बूढ़ा बाप है। आप जानते हैं कि इन बूढ़े बाप को जाके अगर मैं बताऊं, सच बताऊं तो ये बूढ़ा बाप भी मर सकता है। तो सही क्या है, उसको बताना या नहीं बताना? हाँ, इसमें मॉरल प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन मैंने भी इस बारे में सोचा है कि अल्टीमेटली जो ट्रूथ है, ये तो जनरली भी मैं जब सोचता हूँ, जो बेसिक सोच है आदमी का, एक सच कभी भी छुपता नहीं है। ये हमें सबको पता है, आपको भी पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि एक झूठ के लिए बार बार बहुत सारे झूठ का एक चेन बनाना पड़ता है। लेकिन ये जो सच है, ये आदमी जो मर गया है, इसका जो बुरा बाप है, वो कभी ना कभी ये सच जानेगा। तो मेरे लिए ड्यूटी यही होगा मेरे लिए कि मैं जितना अच्छे से संभव हो, जितना कम फेटल पॉसिबल वे में उनको यही सच बताऊं, क्योंकि सच तो हो चुका है और जानना तो उनको है, क्योंकि वो तो देख नहीं पाएंगे अपने लड़के को। तो मेरे लिए तो सच बताना जरूरी होगा। ठीक है, तो हमने लगभग ये बात करी। अब कुछ कंसेप्ट्स हैं जिस पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। जैसे कि हमने शुरू जहां से किया था, ये अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेना, या फिर उल्टे तरफ से ये रिजर्वेशन की पॉलिसी है, क्या ये सही है या गलत है? हाँ, ये पॉइंट है कि मुझे अभी तक जो डिस्कशन हुआ है इसके बारे में मुझे ये लगता है कि सही गलत ये मुझे पता है। जैसे कि सोचो, एक आदमी के पास संपत्ति बहुत है और इनहेरिट किया है उसने खुद कमाया नहीं है। ठीक है, इनहेरिटेड संपत्ति है उसके पास, लेकिन उस गांव में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलमोस्ट भूखे हैं, आधे पेट सोते हैं, और कोई भी दिन हो सकता है कि भूखमरी की वजह से वो मर जाए। अभी सही क्या होगा? ये जो आदमी है, ये जो इनहेरिट किया है, अगर वो गांव के लोग जाके बोले ये संपत्ति तुम्हारा तो नहीं है, तुम्हारा बाप का था, तुम्हारा बाप एक अच्छा आदमी था, हमें कुछ कुछ देता था, तुम तो ये जस्ट ऐसे ही मिल गया तुम्हें, अभी तुम इसमें से हमें कुछ दो। तो अभी ये आदमी अगर कुछ नहीं देता है तो भी वो सही है, उसका अपना अधिकार। लेकिन अगर देता है
वो ज्यादा सही होता है मेरे हिसाब से। यूटिलिटेरियनिज्म ज्यादा लोगों के लिए सही है। करेक्ट। ये तो जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सही गलत का, इसका तो कोई एक निष्कर्ष नहीं निकल सकता मुझे लगता है। अब यहाँ पे आते हैं, उसी केस को लेते हैं। वो इंसान है, वो समाज में है ना, वो कोई मंगल ग्रह में तो है नहीं। राइट। समाज ने उसको अलाउ किया है कि बाप की जो संपत्ति है, उसके पिता का जो संपत्ति है, वो उस तक आए, उसका यूटिलाइजेशन करे। समाज ने ये अलाउ किया है। करेक्ट। समाज के हिसाब से उसको मिल रहा है जो भी मिल रहा है, तो क्योंकि ये समाज उसको ये दे रहा है राइट, इसलिए समाज उससे डिमांड भी कर सकता है। ठीक है, थोड़ा और व्याख्या करते हैं इसका। एक मूवी आई थी मैरी कॉम करके, वो बॉक्सर जो मैरी कॉम है, वर्ल्ड चैंपियन, उनके लाइफ के ऊपर बायोग्राफी बनी थी, है ना। प्रियंका चोपड़ा ने वो रोल प्ले किया था। प्रियंका चोपड़ा को उस मूवी के लिए जितने पैसे मिले, वो मैरी कॉम ने पूरे जिंदगी भर में नहीं कमाए। करेक्ट। तो अब ये समाज ने प्रियंका चोपड़ा को ये जगह दी ना, हाँ, कि तुम ये डिमांड कर सकते हो, तुम ये डिमांड कर सकते हो और तुमको हम देंगे इतना पैसा। तुम जब ये पैसा लेके फिल्म करोगे, हम जाके थोड़ा थोड़ा करके पैसा देंगे, तुम्हें ही देंगे, जोड़ेंगे तुम्हारे लिए। ये समाज ने दिया है ना उनको, ये क्षमता। करेक्ट। ये कोई डिजर्विंग की बात नहीं है। नहीं, ये इंटाइटल किया है समाज ने। समाज ने ये दिया है, क्योंकि समाज ने ये उसको दिया है, इसलिए समाज का ये राइट बनता है कि उससे वापस मांग ले, कि लेकिन क्योंकि हमने आपको ये ज़्यादा दिया है, इसलिए हम डिमांड करते हैं कि हमारे लिए आपको 30% टैक्स दे रहा है। ये कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी है। आप मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं अभी आपके लिए कुछ करूँगा। हाँ, और ये जो ये बताया मैंने, जो एग्जाम्पल या जो सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे थे संपत्ति का, अगर ये संपत्ति वो इनहेरिट करते हैं तो उनका एक एंटाइटलमेंट बनता है कि इसमें से 1% ऑफ टैक्स वो सोच लेते हैं कि ये एक छोटा सा जगह है, उसमें एक है हु इज द रूलर ऑफ दैट प्लेस, तो उसको अगर वो टैक्स देगा तो वो रूलर तो इन सब में बांट सकता है, क्योंकि रूलर का काम होगा। सरकार है। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके तो रखा है ना, कि पिता की संपत्ति 15 हेक्टेयर की है, ये 15 हेक्टेयर में दूसरा आदमी नहीं घुस के कभी भी कुछ क्लेम कर सकता। ये लॉ एंड ऑर्डर सरकार मेंटेन कर रही है ना। सरकार आपको एंटाइटल कर रही है, ये आपका हक नहीं है, कोई भी किसी का भी हक नहीं है। करेक्ट। जैसे कि अब वही सवाल है कि वही चीज, सेम लॉजिक, टैलेंट। मैं तो टैलेंटेड हूं, है ना। जैसे प्रियंका चोपड़ा और मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा ये कह सकती नहीं, मुझे तो पैसा अपने टैलेंट के लिए मिल रहा है। तो सवाल ये भी आता है कि मैरी कॉम कम टैलेंटेड है? करेक्ट। वो तो बॉक्सिंग करके वर्ल्ड चैंपियन बनी है, उसका टैलेंट तो कम नहीं है। आपका भी टैलेंट है, आप एक्टिंग टैलेंट है आपका, अच्छा खराब, लेकिन समाज मानती है। तो डिजर्विंग की बात कहाँ से हुई? ये मेरा हक है। हक आपका कुछ नहीं है। आज की डेट में आप लकी हो कि आपका जो एक्टिंग टैलेंट है उसको समाज बॉक्सिंग के टैलेंट से ज़्यादा वैल्यू कर रही है। हो सकता है ऐसा भी समाज हो जाए एक दिन, जहां एक बॉक्सर ज़्यादा मतलब बड़े तबके में उनको देखा जाए, या सेलिब्रिटी जिसको कहते हैं, एक बॉक्सर बड़ा सेलिब्रिटी हो जाए या बड़ी सेलिब्रिटी हो जाए देन ए फिल्म स्टार। ये तो हो ही सकता है, कोई वो समाज के ऊपर है। तो ये आपका हक नहीं है। करेक्ट। समाज ने आपको एंटाइटल किया है। आज की डेट में हमें लग रहा है मैरी कॉम मूवी देख के ज्यादा मजा आ रहा है बॉक्सिंग मैच देखने की जगह। करेक्ट, एकदम। इसलिए हम मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, जैसे कि अब यही चीज है, बॉक्सर्स अदरवाइज आर वेरी रिच पीपल। मैरी कॉम नहीं है क्योंकि उसने देश के लिए ही खिला है सिर्फ, लेकिन जो जनरली प्राइवेट बॉक्सिंग कंपटीशन है वहाँ पे मैरी पैकियाओ और बाकी जो बॉक्सर्स हैं बहुत अमीर है। माइक टायसन भी बहुत अमीर है, क्योंकि वहाँ पे उनको वैल्यू किया जाता है। उनके समाज में दूसरा है, जस्ट समाज का स्ट्रक्चर दूसरा है। अब आप अमेरिका में क्रिकेटर हो, हाँ, तो कोई तो हुआ नहीं, मतलब इंडिया में विराट कोहली जैसे टैलेंटेड क्रिकेटर हो, हाँ, लेकिन अमेरिका में आपका कोई वैल्यू नहीं होगा। अमेरिका में एक बेसबॉल प्लेयर को आपसे ज्यादा पैसा मिलेगा। करेक्ट।
आपका हक है क्या कि मैं सचिन तेंदुलकर जैसा अच्छा क्रिकेट खेलता हूं तो मुझे उतने ही पैसे मिलने चाहिए? नहीं, वो समाज आपको नहीं पैसे देती है। Correct. समाज आपको वैल्यू नहीं करती। तो ये जो हमारे यहाँ पे बना हुआ है ना कि टैलेंटेड आदमी को ज्यादा पैसा मिलता है, कोई टैलेंटेड इंसान नहीं है, एंटाइटल्ड है, एंटाइटल्ड है। और समाज ने ही वो आज एंटाइटल से 500 साल पहले जो अच्छा तलवार घुमा सकता था वो बड़ा टैलेंटेड माना जाता था। हाँ, उसको पैसा मिलता था। उसको राजा जो है वो अगर देखता था कि कोई सच में भी वीर है तो उसको पैसा ज्यादा दिया जाता था, सेनापति चुनना या आर्म फोर्स तैयार करना। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई उसकी टैलेंट की करेक्ट खराब हो गया। फिर टैलेंट उसका बना जो तलवार अच्छा नहीं घुमा सकता लेकिन सही एम करके निशाना कर सकता। हाँ एकदम ठीक। फिर वो टैलेंट हुआ, ये तो ठीक है, ये आगे बढ़ा। फिर देखा नहीं इसकी भी जरूरत नहीं है, कंप्यूटर अच्छे से लगा सकता है। करेक्ट। तो जो कंप्यूटर अच्छा चला सकता है वो टैलेंटेड माना जाएगा। आज के दिन में जो एआई जानता है वो ज्यादा टैलेंटेड माना जाएगा। ऑब्वियसली ये तो बदलते ही जाएगा, है ना। तो बात वही है कि जो टैक्स और ये सब टैलेंटेड वाला जो कंसेप्ट है, मेरिटोक्रेसी, इसका यही है। अब इसी का एक दूसरा पहलू रिजर्वेशन भी है। जो बहुत लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन जो SC ST को दिया जाता है या फिर दूसरे OBC को भी दिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे पूर्वजों ने कुछ किया था उसकी वजह से हमें मिलेगा क्या, मतलब खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा क्या? आइडिया यही है ना। हम ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हमें ज़्यादा नंबर मिला है एग्ज़ाम में, तो उसको क्यों से एडमिशन मिल रहा है? मुझे 80 नंबर मिला है, उसको 60 मिला है, तो उसको एडमिशन मिला और मुझे नहीं। ये कहाँ की न्याय हुई? भाई एक रेस शुरू हो रहा है, 10 लोग रेस में दौड़ेंगे और उसमें से 3 बंदे को आप बोल रहे हो कि नहीं तुम लोग 10 कदम पीछे से ना शुरू करोगे। तो सेम एंड पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट भी तो सेम होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है नहीं। हाँ, इसको लेके इसीलिए इतने विवाद भी है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे विवाद खड़े करते हैं इसी बात को लेके। और ये दोनों तरफ के सपोर्टर्स है कि जिनको लगता है कि रिजर्वेशन ठीक है, जिनको लगता है रिजर्वेशन ठीक नहीं है। ऐसे दोनों तरफ ही है ये लोग। हाँ, पर बात वही है कि आपका एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है। हाँ भाई किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पहुंच जाए, किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जहाँ पे फ्री कोई रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, ऐसे भी जगह है। हाँ, वहाँ पे पहुँच के आप कैलकुलेट करें ना कि वहाँ पे SC ST और OBC कितने हैं। अगर सेम प्रोपोर्शन के मिलते तो मैं मान लूँगा, है नहीं ना। वहाँ पे तो ब्राह्मण क्षत्रिय ज़्यादा वो मिलेंगे आपको, अपर कास्ट। कैसे? क्योंकि आपको स्कूलिंग अच्छी मिली। आपको लगता है कि मेरा टैलेंट है, आपका टैलेंट आपका बनाया हुआ नहीं है। आपको ट्यूशन मिला, आपको मिला अच्छी स्कूलिंग, आपको अपने शाम को बिजली रहेगी या नहीं रहेगी या पढ़ पाऊंगा कि नहीं इसकी सोच नहीं करनी पड़ी, आपको धक्के खाने नहीं पड़े। करेक्ट। आपको चमार वाला गाली नहीं सुनना पड़ा, और आप कहते हैं कि हम दोनों सेम है। नहीं है, मतलब प्रिविलेज लाइफस्टाइल तो है, ठीक है। और समाज ने डिसाइड किया है बॉस कि हमें डाइवर्सिटी चाहिए। खत्म कहानी। आपने प्रिविलेज भी मैं सिर्फ एंजॉय करूंगा और उसका खामियाजा नहीं भुगतूंगा, ये नहीं हो सकता। तो वो भी एक पहलू है। करेक्ट, ठीक है। इसीलिए रिजर्वेशन इज दैट इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ये सारा कंसेप्ट है कि या तो मतलब यूटिलिटेरियनिज्म भी है, ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा करो, या फिर एक इंसान का इज्जत करना, या फिर इंसानियत और ड्यूटी बाउंड होके काम करना। ये तीनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पर समझना ये ज़रूरी है कि कोई भी फुल प्रूफ नहीं है। हाँ, यही मैं बोलने वाला था इनमें जाके कि ये डिस्कशन हुआ, इसमें हम ये कभी नहीं कह पाएंगे कि ये 100% सही है, ये 100% गलत है। हाँ, किसी को मारना 100% गलत है, लेकिन अगर यही सच है तो फिर कैपिटल पनिशमेंट इज गलत, क्योंकि सरकार भी वहाँ जाके किसी को तो सजा दे रही है और जान ही तो ले रही है ना। तो इसको कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। यानी अगर ऐसा है तो फिर जज कोर्ट डिसाइड कैसे करेगी कि क्या अपराध है और क्या नहीं है। करेक्ट।
है ना? तो इमैनुअल कांट पे आके वो बात रुकती है फाइनली कि इंसान का डिग्निटी है, इंसान का सम्मान है, अधिकार नहीं। अधिकार तो समाज तय करती है कि आपका आज के डेट में अधिकार क्या है। आपका सम्मान है कि क्योंकि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ड्यूटी के हिसाब से मैं काम करूंगा या करूंगी। जब कोई इंसान उस सम्मान को हानि पहुंचाता है या फिर ये प्रूव होता है कि कोई ड्यूटी बाउंड होकर किसी काम को नहीं किया है, अपने फायदे या नुकसान के लिए काम किया है, तब वो अपराध है। करेक्ट। ठीक है, यही पैमाना ये है कि आपने ड्यूटी बाउंड होकर काम नहीं किया। आपने सोचा कि मेरे संप्रदाय को क्या होगा, मेरे फैमिली को क्या होगा, मुझे कितना माल मिलेगा या लाभ मिलेगी, करेक्ट, या नुकसान नहीं हो, इस हिसाब से मैंने डिसाइड किया है, तो आप अपराधी हो, तो आप सम्मान के हकदार नहीं हो। अदरवाइज जो कहते हैं ना कि कोर्ट के नजर में सब लोग इक्वल है, वो इक्वलिटी इस बात की है कि आप सब इंसान हो और आप सब में वो इंसानियत वाली क्वालिटी होनी चाहिए। करेक्ट। तो देखो, एक पॉइंट तो है कि ये 100% सही और 100% गलत में हम अभी जो समाज है, ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब में दे आर वेरी मच इनटू दैट पोलराइज्ड पार्ट कि ये सही है, ये गलत है और ये मुझे पता है। बट मैं जो कहना चाहता हूँ वो है कि उतना सहज या आसान नहीं है ये बात। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज के दिन में हमारे दिमाग के बैंडविड्थ में इतने सारे इंफॉर्मेशंस है कि हमें ना बैंडविड्थ यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमें ये लगता है कि हाँ, बोल रहा है ना, 5 आदमी बोल रहा है ना, ये सही होगा। सोचना क्यों है उतना? क्योंकि हमारे पास सारा दिन रील स्क्रॉल करना है, सारा दिन बहुत सारे कंटेंट कंज्यूम करना है। तो ये इतने बैंडविड्थ में मुझे सही गलत में वो जो एक सोच चाहिए अंदर, जो कि इमैनुअल कांट का इंसानियत का पार्ट है कि मुझे लेकिन अंदर से पता होगा कि सही कौन सा है या गलत कौन सा है, लेकिन हम डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं। दैट्स माय पॉइंट। मुझे लगता है यही कंक्लूजन और लास्ट होना चाहिए। एक लास्ट और चीज़ भी बता दें जिसपे काफ़ी सारा तर्क चल रहा है आज की डेट में, कि सब इंसान समान है, और समान इसीलिए है क्योंकि वो सब इंडिपेंडेंटली ये ड्यूटी बाउंड सोच सकते हैं, सबको पता है कि धर्म क्या है, इसीलिए सब समान है। और ये समानता बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज की संरचना के लिए, क्योंकि अगर समानता नहीं होगी तो फिर कोई एक ग्रुप हावी हो जाएगा। करेक्ट। और ये समानता सब में है, इसीलिए उसका और उसको रखने के लिए उसको बोलने देना, जो एरिस्टोटल ने भी कहा था, बोलने देना बहुत ज़रूरी है। डायलॉग बहुत ज़रूरी है। डायलॉग तभी आएगा जब उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। करेक्ट। कि वो फ्रीली बात कर पाए, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने धर्म को वो पालन कर पाए, तभी इक्वलिटी आएगी। Correct. और जब इक्वलिटी आएगी तभी एक समाज बनेगा, क्योंकि इक्वलिटी रुकेगी तो फिर समाज नष्ट हो जाएगा। करेक्ट। तो आज के डेट में हमें पता है कि बहुत सारे किस्से हम सुन रहे हैं, बहुत सारे घटनाएं घट रही है सारे देश में, जहां बहुत सारे बहुत इम्पोर्टेंट इशू को छोड़ के एक कॉमिक ने क्या बोला उसके ऊपर हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सच में माना जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच या क्वेश्चन करना या एक सवाल उठाना हमारा बेसिक अधिकार है, इसके बारे में कोई दो राहें नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट हम इंसानों के अंदर। और जो सवाल उठा रहा है उसको चुप कराना शायद बहुत सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे सोच होते हैं। जो कंक्लूजन मुझे निकालना है इससे यही है कि सवाल उठाना इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही सवाल उठाना, खुद से भी। हाँ, खुद से पूछ। ऑब्वियसली सवाल सिर्फ दूसरों की तरफ नहीं, खुद के ऊपर भी सवाल क्योंकि इमैनुअल कांट के हिसाब से हमें पता है सही या गलत क्या है। तो अगर पता है, खुद से पूछो, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मुझे लगता है उत्तर तो मिल ही जाता है।
हम सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये हमारे ऊपर है। सो आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कैसा लग रहा है बकर बॉन्ग का कंटेंट, ऑब्वियसली आप लोग बता रहे हैं, और भी ज़्यादा लोग अगर कमेंट करेंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा उत्साह मिलेगा और यूट्यूब को भी लगेगा कि ये चैनल में कुछ हो रहा है। और लाइक बटन जो है वो प्रेस कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। सो आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। लास्ट में मैं जो कहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, spread knowledge, spread positivity, because knowledge is power and positivity is everything. Tada.